सारे लोग अभी ये पॉडकास्ट सुनेंगे, तो उनको अब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए when they are picking up a stock? As a principle, if we follow, one is focusing on risk reward, second increasing income, and third is accumulating appreciating asset. That changes the game forever. तो हमारे ऑडियंस को भी बताइए आपने कहाँ से शुरुआत की और अब आप क्या कर रहे हैं? Being from Gujarati family, एक fascination होता है मार्केट का, यहाँ पे तो हवा में ही मार्केट से. So I started with future and options and lot of trading type. मतलब कुछ भी पता नहीं था मार्केट का, कोई अंदाजा नॉलेज नहीं था, कोई मेंटर नहीं था. सैलरी आती थी मॉर्निंग में और नेक्स्ट डे खाली हो जाती थी. एंड 2018 आई रीच द स्टेज वेयर आई वाज एबल टू से कि हाँ, जो 25 टाइम्स ऑफ ईयरली एक्सपेंस आप बोलते हो, जिसको फाइनेंशियल फ्रीडम डेफिनेशन आजकल फायर वर्ड बहुत ट्रेंड कर रहा है. सो दैट फायर समहाउ आई वाज एबल टू अचीव एट 2018. एंड सो एज सुन एज आई थॉट आई हैव अराइव्ड 2018 में there was a meltdown of mid cap and small caps. And that period to just sustain and manage the risk was one of the most challenging thing. और क्या क्या चीज़ें होती हैं टेक्निकल में एंड फंडामेंटल में जो आपको फॉलो करनी चाहिए while selecting your stock or sectors? So I follow a framework called machine framework. तो मैंने सोचा यार इन्वेस्टिंग बोरिंग नहीं होना चाहिए. मतलब इन्वेस्टिंग ऐसा होना चाहिए कि इट could be understood in a simple way. See, पैसा बनाना इतना इजी होता तो सब बना लेते. तो we have to do our part and do our homework. Hi and welcome to The Bullish Minds presented by Kotak Securities. I am your host Indu Chaudhary. आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट बने हुए हैं. इनसे मिलवाते हैं आपको. विवेक मिश्रानी है हमारे साथ, जो एक लंबे समय से इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की दुनिया में बने हुए हैं. विवेक के अगर हम करियर की बात करें तो फिलहाल ये एक डायरेक्टर हैं टेक्नो फंडा वेंचर्स के, और इनके साथ ही एक ऑथर भी हैं. इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी है, उनके बारे में भी आपको बताएंगे. वेलकम विवेक. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. ओके, सबसे पहले विवेक, जैसा आपने बताया मुझे ऑफ द कैम कि आपकी कितनी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, तो हमारे ऑडियंस को भी बताइए आपने कहाँ से शुरुआत की और अब आप क्या कर रहे हैं? सुपर्ब. सो आई थिंक बैक इन 2007-8 बहुत तेज़ी का माहौल था, बुल रन चल रहा था. एंड बीइंग फ्रॉम गुजराती फैमिली, एक फैसिनेशन होता है मार्केट का, यहाँ पे तो हवा में ही मार्केट्स है गुजरात में. सो एज अ यंग पर्सन वांट्स टू बिल्ड बिग वेल्थ, सपने होते हैं काफ़ी सारे अपने करियर में, तो लगा कि चलो कुछ धमाकेदार करते हैं. एंड दैट टाइम आई गॉट माई जॉब इन इन्फोसिस ऑल्सो. सो स्टार्टेड माई जर्नी. एंड हुआ ये कि सोचा था कुछ और हो गया टोटली डिफरेंट, जैसा हमेशा होता है, राइट. सो आई स्टार्टेड विथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड लॉट ऑफ मतलब माइंडलेस रैंडम ट्रेडिंग टाइप. मतलब कुछ भी पता नहीं था मार्केट का, कोई अंदाज़ा नॉलेज नहीं था, कोई मेंटर नहीं था. एंड आई स्टार्टेड, पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ एंड देन आई जस्ट रैंडमली वॉच्ड सम न्यूज़, सम रैंडम किसी ने टिटबिट्स दे दी, किसी फ्रेंड्स ने कुछ बोल दिया, एंड आई जस्ट स्टार्टेड जंपिंग इनटू दिस. तो स्लोली ऐसे जंक्चर पे आ गया कि सैलरी आती थी मॉर्निंग में और नेक्स्ट डे खाली हो जाती थी, राइट. एंड दैट इज़ वेयर आई रियलाइज कि भाई ये तो कुछ सही नहीं कर रहे, इसमें तो कुछ मुझे ट्वीक करना पड़ेगा. देन आई स्टार्टेड कि चलो यार ये बहुत फास्ट हो रहा है, थोड़ा इंट्राडे ट्रेडिंग एंड ऑल दोस कर लेते हैं. लेकिन क्या एज थी आपने जब ये सब करना शुरू किया? इट वाज आई थिंक अराउंड 22 ईयर्स मे बी. तो एकदम मतलब वेरी यंग. और तब सैलरी भी इतनी नहीं आती थी, 15-20 हज़ार आते थे. ऑप्शन बाइंग ही कर पाते थे, सेलिंग तो कर ही नहीं पाते थे. तो इट वाज लाइक दैट. फिर इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू की, उसमें भी लॉस हुआ. फिर सोचा चलो अभी इन्वेस्टिंग, लोग बोल रहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो. एंड दैट टाइम द 2008 क्रैश हैड ऑलरेडी हैपेंड. एंड क्रैश के टाइम पे भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है, बिकॉज इतना मैच्योरिटी नहीं था कि ये सब क्रैशेस होते हैं, ये सब बबल्स बिल्ड हो गए, हाउसिंग मार्केट का पूरा इश्यूज़ है, वो ब्रॉडली पता था बट इन डेप्थ नहीं पता था. सो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एंड 6-8 महीने हुए, पता चला उसमें भी लॉस हो रहा है, right. So those times back those days likes of DLF, फिर Unitech के stocks, Karuturi Global was very famous that time. फिर एक ऑप्टो सर्किट करके स्टॉक हुआ करता था. फिर काफ़ी सारे ऐसे मतलब तब के जो
IVRCL हुआ करता था, तो लॉट ऑफ दोज कंपनीज विच आर फैन फेयर इन द मार्केट, एंड पता नहीं मैं जब घुस रहा हूँ उसके 6 महीने बाद 30, 40, 50% डाउन हो रहा है. इनफैक्ट लॉट ऑफ दोज कंपनीज डोंट इवन एग्जिस्ट टुडे, राइट. ऐसे ही सेम दबांग फिल्म आती थी 2011-12 में, तो अष्टविनायक, सिनेविजन, ऑल दोज आर वेरी पॉपुलर कि भाई दबांग आ रहा है, ये स्टॉक तो डबल हो ही जाएगा. तो इवन द इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्टेड लाइक दैट कि काफ़ी सारे रैंडम वेज में, नॉट हैविंग एनी अवेयरनेस, कोई कहने वाला नहीं है, कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे, कुछ भी नहीं, मतलब बेसिकली ऑल रैंडम. एंड दैट इज़ वेयर थोड़ी अक्ल आई कि भाई अगर इतना कुछ हो रहा है तो कुछ तो गलत कर रहे हैं. मतलब इसमें मार्केट का प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज काफ़ी सारे लोग पैसे बना रहे हैं. समवेयर आई एम नॉट डूइंग द राइट थिंग. करेक्ट. एंड उसके बाद फिर समझ में आया कि चलो उसको फॉर्मली स्टडी करते हैं. दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड माई जर्नी विद नारसी मुंजी मुंबई. डिड अ 2 years कोर्स विथ कैपिटल मार्केट्स, और उसमें द who's who of the industry, Nilesh Jain ji, Ramdev Agarwal, Chokalingam, lot of these people used to come as a guest speaker also. Mr. Amay Hattangadi, who is a MD of Morgan Stanley right now, he used to teach us behavioral finance. तो तब समझ में आया कि गलती क्या कर रहे थे और क्या करना चाहिए था, which was almost like a 180-degree pole apart, right? And then I started baby steps into investing. That was the starting point of my journey. बहुत अच्छी बात आपने कही है. कई बार ऐसा होता भी है कि गलती हम कर रहे होते हैं, Yes. लेकिन हम मार्केट्स को ब्लेम कर रहे हैं. Although learning and doing is very different. Best part was all my professors were also practitioners. Markets mein you need somebody who is hands-on, who is teaching you. So I used to still take feedback with them, got connected with them even after my college. That is where I started, and then that compounding magic started kicking in. And I started developing my own framework, which I call Technofunda Investing Framework. So what I realized during my studies, because मैंने 2 साल MBA किए और वो 2 साल में CFA भी किया, level 1 and level 2 2 साल में मैंने ख़त्म कर दिया, level 3 उसके बाद किया. But after reading so many books, so many subjects of fundamental analysis, I got the answer ki what to buy, what kind of companies to buy, what to do for screening good companies, ROC क्या होता है, growth क्या होता है, ये सब समझ में आ गया कि क्या कौन सी टाइप की कंपनीज मुझे बाई करनी है. बट एक क्वेश्चन हमेशा रहा कि कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है. And that answer I got from my technical analysis professor. And he was again a practitioner. He still teaches in BSc Institute. And he also does a lot of forex trading and all those things using technical analysis. He is like one of the best I have learned in terms of technicals. तो तब मुझे समझ में आया कि यार इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा कि टेक्निकल्स आपको when to buy बताते हैं, when to add बताता है, when to exit बताता है. फंडामेंटल आपको बताता है when to, what to buy, what to add and what to sell. So that framework I started developing slowly and steadily, started implementing it, and tab that time 4-5 people were doing this. Abhi Technofunda word बहुत popular हो गया, but पहले nobody used to talk about Technofunda. I hold the trademark of it, by the way. But yeah, it's good thing that now people have realized that even investing में, long term investing में भी technicals का अच्छा role हो सकता है. So that slowly that compounding started. And 2018 I reached the stage where I was able to say कि हाँ जो 25 times of yearly expense आप बोलते हो, जिसको financial freedom definition, and what people call ikigai these days, right? Yeah. Things which you love to do and people are ready to pay for it and you feel passionate about it. So that zone में वो journey जाना शुरू हो गई. And then COVID hit. And that was a real test, right? And even 2018 for that matter. So as soon as I thought I have arrived, 2018 में there was a meltdown of mid cap and small caps. And that period to just sustain and manage the risk was one of the most challenging thing, because काफ़ी सारे mid caps market में 70-80% down थे, कुछ low quality small caps were down like 90-95% also. I remember that time some of the popular stocks जैसे कृदान इंफ्रा करके एक स्टॉक था, 130 रुपये का स्टॉक 2 रुपये हो गया. मतलब imagine like in those kind of scenario, if we have not learnt the right way of doing things, a lot of people went out of the market, मतलब वो 6-8 महीने में.
एंड दैट इज़ वेयर आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कि भाई एग्जिट क्यों इम्पोर्टेंट है, एवरेजिंग डाउन क्यों नहीं करना है. काफ़ी सारे लेसन्स तब और reinforce हुए, and thankfully I survived. And then 2020 happened. That is where I had like good capital which came in as a bonus from my company, and I deployed some aggressive funds also, and then the journey completely shifted. So ये पूरा overall journey रहा है, and now I have a big community of investors also. I also help people to understand what I've learned in terms of mistakes and success stories, both sides of the things. And some of the stocks multiplied like crazy, which I was able to ride, and that created a big delta. And then I moved to Ahmedabad also कि चलो अभी hometown में रह के we can do more of it. And then we started couple of ventures also now. Okay. So that is the broad journey. So okay, अभी आप जब आपने एक नई शुरुआत की है एंड यू मूव टू योर होम टाउन ऑल्सो, तो ये जो टेक्नो फंडा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हमें समझाइए कि आपने इनिशियली तो क्यूरोसिटी हुई होगी, Yes. बट उस क्यूरोसिटी को किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया अपने थीसिस में, अपने सोच में, अपने स्टॉक्स बाय करते वक्त, Right. वो कैसे शुरू किया? हमेशा आई ट्राई टू फाइंड आंसर्स ऑफ थिंग्स विच आर नॉट वर्किंग फॉर मी. सपोज मुझे पता नहीं कि कब मुझे ऐड करना है, तो आई विल ट्राई एंड गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड आई विल से कि हाँ, मेरे पास जितने भी टूल्स अवेलेबल है, टूल्स एज इन फंडामेंटल एनालिसिस इज अ टूल, टेक्निकल एनालिसिस इज अ टूल, प्राइस एक्शन इज अ टूल, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेज ऑफ लुकिंग एट द मार्केट. तो इसमें से ये पूरी जो इकोसिस्टम है उसमें से मैं क्या ऐसा एलिमेंट पिक कर सकता हूँ विच कैन हेल्प मी टू answer my challenge. That has been always the quest. Then when I went deeper, फिर मुझे लगा कि यार bottoms up करने का एक अच्छा तरीका है when you can screen a stock, good quality stock. हम फ्रेमवर्क लगाते हैं, राइट, कि अर्निंग्स ग्रोथ इतना होना चाहिए, ROC इतना होना चाहिए, फिर आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, ऑपरेटिंग मार्जिन्स होना चाहिए. वो सब स्क्रीन लगा के अच्छे स्टॉक्स मिल पाते हैं. बट जब तक हम वो स्क्रीन लगाते हैं तब तक तो काफ़ी सारा लेट हो जाता है, बिकॉज दो स्टॉक्स आर ऑलरेडी डिस्कवर्ड, उन लोगों ने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है. तो देन द क्वेश्चन स्टार्टेड कि अब इसको अर्ली कैसे पकड़ा जाए, कि भाई जब वो सेक्टर चलना शुरू हो या स्टॉक चलना शुरू हो, उसमें अर्ली स्टेज पे ऐसे एंट्री कैसे कर सकते हैं. देन आई गॉट एक्सपोज टू कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, कि भाई आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो ग्रोथ कंपनी के आ रही है उसके पहले ही आप घुस जाओ, बहुत अर्ली स्टेज में घुस जाओ, स्मॉल कैप कंपनीज में घुस जाओ. एंड देन अगेन आई रियलाइज कि उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि यार मैं घुस तो जा रहा हूँ बहुत अर्ली, बट इतना अर्ली घुस जा रहा हूँ कि 2-3 साल रिटर्न्स ही नहीं बन रहे, राइट. इट्स लाइक कंपनी इज नॉट गोइंग एनीवेयर, एंड फिर समटाइम्स वी गेट टायर्ड ऑफ इट कि चलो इसको अभी बेच देते हैं, और उसके बाद फिर वो चलना शुरू हो जाता है. देन दैट क्वेश्चन अगेन केम इन. तो फॉर फ्यू ईयर्स आई ऑल्सो हैड a lot of value investing friends whom I got influence with, and I practiced that. Still I practice, but in a different way, and still those are my friends, and I appreciate all participants in the market. Like there is multiple ways of making money. We have to just discover what is the right way of it, right? So people have made money through F&O also, intraday also, value investing also, growth investing also, special situation also, everything. But I was just in that quest कि भाई मेरे लिए क्या हो सकता है. I realized there is one more thing apart from technicals, which is something called as price volume action. कि जब सडनली प्राइस शूट अप होता है और वॉल्यूम भी शूट अप होता है, दैट इज वेयर सम डिमांड हैज गॉट क्रिएटेड इन अ कंपनी. तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग मोर डीपर इनटू इट. तो पूरा BSc से मैं भाव कॉपी निकालता था. आई मेड अ एक्सेल टूल अराउंड इट इनिशियली. मैक्रो मैंने सीखा था मेरे इन्फोसिस के जर्नी में, तो थोड़ा एक एक्सेल बेस्ड टूल जिसमें हर रोज मैं अपलोड करता था, एंड आई यूज्ड टू गेट लिस्ट ऑफ कंपनीज वेयर देयर इज अ प्राइस वॉल्यूम एक्शन. एंड दैट led me to think कि अच्छा price volume action भी not only in a single company but multiple companies in a sector काफी बार एक साथ आ रही है. Okay. And that is where it led me to think कि if I can pick up an entire sector when it is just starting to pick up, it is even better because I can create a basket and I have more probability of winning कि भाई ये कंपनी भी चल रही है और ये पूरा सेक्टर भी चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है. जी. And that led me to the thinking of price action as a starting point, then coming to a sector, and then from sector coming to a company. तो वो पूरा framework change हुआ, and because of that I could pick
lot of good sectors at a very early point. Like 2017 में graphite electrode का shortage था, तो HEG came in my stream and I was able to enter that. 2022 में defense और railways आए थे, and some of those stocks became 5x 10x also in their journey. That I was able to pick up very easily. जैसे अभी recently आप देखो तो semiconductor में थोड़ा सा move आ रहा है, EV में वापस थोड़े move आ रहे हैं. So we can real time pick up those sectors, and उसके बाद we go narrow into the company. So that framework started evolving as we moved further in the journey. एज अ रिटेल इन्वेस्टर, जैसे मेरे से काफ़ी सारे लोग अभी ये पॉडकास्ट सुनेंगे, Yes. तो उनको अब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वाइल व्हेन दे आर पिकिंग अप अ स्टॉक फॉर देयर पोर्टफोलियो? Yes. So I think three things I would say, which as a person who is in the market, or even just starting off, right? Because I'll just go slightly backwards, because all of us start from corporate, कुछ ना कुछ कमाना शुरू करते हैं, but we hit the same juncture कि पता नहीं है क्या करना है और कैसे wealth build करनी है. So two things which impacted me like crazy, and this again goes back to the incidents in 2008. मैं ट्रेन से जा रहा था तब अहमदाबाद से मैसूर. My posting was in Infosys, and it was like 36 hours journey that time. और तब मैं सोचा कुछ टाइम पास करते, कुछ तो इसके लिए मुझे देखते 20 घंटे कैसे काटने हैं. एंड दैट बुक वेंडर केम इन. मैंने बोला भैया कुछ अच्छी किताब दे दो. I started reading this book called Rich Dad Poor Dad, which is very popular, Robert Kiyosaki. And when I just picked up that book, I could not just put it aside. 20 घंटे तक मैं पढ़ता रहा. And the most important thing which I realized is being rich or wealthy or good investor is not about just the tactic. It's about the mental pattern. And there is a pattern of poor dad, which he talked about, and there is a pattern of rich dad. Like poor dad always thinks in terms of full safety, कि भाई मैं 100% जितना पैसा मेरे पास है वो सब FD करूँगा. And when we think about a pattern of rich dad, they always think in terms of calculated risk, कि मैं risk लूँगा, but if I have a significant reward, that will be good thing even if I am taking a small risk. And somehow that went deep into my investing philosophy. Always look for risk reward, जिसमें downside limited है, but if it works out, there is a big reward associated with it. Meaning कि आप suppose 100 ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपके उसमें से 40 ट्रांजेक्शन ही विन ट्रांजेक्शन है जो चल रहे हैं, बट 60 ट्रांजेक्शन में आपने लॉस भी किया. बट इफ दैट लॉस, इफ यू कैन कीप इट टाइनी, एंड इफ यू कैन हैव अ बिगर returns in that 40% of the trades, your game will change forever, right? और आप कोई भी बड़े इन्वेस्टर देखो, कोई भी बड़ी कंपनीज देखो, right? जैसे ऑफ द शेल्फ वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज लाइक रिलायंस, राइट? वो 100 धंधे में पैसे डाल रहे हैं. नॉट एवरी बिजनेस विल पिक अप, नॉट एवरी बिजनेस विल बी प्रॉफिटेबल. गूगल ने क्या किया, उसने यूट्यूब में भी पैसा डाला, उसने मैप्स में भी पैसा डाला. दे वर स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स. Now they are very big businesses inside it. So if that same framework we can apply in us as an investor, that changes the entire game. और दूसरे दो principles जो मैंने embed किए उसमें is when we come from a middle class background, right? All of us have seen scarcity. अपने parents के पास तब उतनी सुविधा नहीं थी, information नहीं थी, opportunities नहीं थी. So we'll always in that saving mindset कि भाई expenses reduce करो, यहाँ पे cut करो, यहाँ पे cut करो. But in that quest, we have forgotten to focus on increasing income. So if we can focus on how we can create multiple sources of income, that takes us to the next level. And second same thing is when we start our career, right? We want बेस्ट थिंग टू बाय. जैसे मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था, 14,000 का फर्स्ट स्टाइपेंड था, तो आई थॉट कि यार शूज़ तो रिबॉक के ही होने चाहिए, राइट? सो पहली सैलरी से 10,000 के रिबॉक के शूज़ ले लिए. फिर सेकेंड मंथ में आया तो इन्फोसिस में काम कर रहे हो तो लोन जल्दी मिल जाता है, तो बाइक ले ली, उसका EMI चालू हो गया. एंड दैट इज़ अ ट्रैप, राइट? सो इनिशियल फ्यू ईयर्स इफ यू कैन स्टे स्लाइटली फ्रूगल, आई एम नॉट सेइंग कि भाई एकदम ही गरीब बन जाओ, बट एटलीस्ट स्लाइटली कॉम्प्रोमाइज ऑन द ब्रांड एंड ऑल दैट. शूज़ लेने हैं तो ठीक है, 1-2 हज़ार के भी मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, तो जस्ट स्टार्ट विद दैट. एंड लेटर ऑन व्हेन वी फोकस ऑन दैट एसेट एक्यूमुलेशन, लाइक एप्रिशिएटिंग एसेट्स जो होते हैं उसको एक्यूमुलेट करते हैं, दैट चेंजेस द थिंग्स फॉर एवर. I want to create a portfolio. Yeah. And I want to invest in markets also. I have no idea, but still I have some capital और मुझे invest करना है. Yes. किस तरह से मैं अपने assets को allocate करूँ? Because
Though it's very simple nowadays to invest in market, but there are a lot of options available. So Yes. sometimes we feel confused Yes. कि कहाँ इन्वेस्ट करना है. Perfect. गोल्ड का ऑप्शन है हमारे पास, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्ट ऑप्शन है, Perfect. ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है. किस चीज़ को चुने और कितना चुने? Broadly, initial years go aggressive in equity, like 100 minus age is a thumb rule to get started with. Equity, along with real estate, gold, as well as your fixed income also should be there. Like some cash flow should be recurring so that there is a safety net. And apart from that, 6 months of emergency fund, having insurance in place. So broadly, I'll tell you what I follow in my age group. I'm in 40s. So my broad portfolio, 60% I put it into equity. From that 60%, I keep 70% as core portfolio, which is like long-term compounders, what we call like good blue chip stocks, but across the market cap, so that there is a growth. And again, I don't just go by blue chip as a brand कि Asian Paints है तो blue chip हो गया. It should be growing company, right? Because I want to grow my portfolio. So 70% is a core portfolio, 30% is satellite. So satellite ऐसे आप समझो कि that is your play zone. कि आपको स्पेशल सिचुएशन करना है, आपको कोई शॉर्ट टर्म सेक्टर प्ले करना है, जैसे रेलवेज डिफेंस का मैंने बताया था, या तो आपको कोई ट्रिगर है कोई कंपनी में, शॉर्ट टर्म ट्रिगर है वो प्ले करना है. हाँ, सो वो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या तो कोई इमर्जिंग सेक्टर हो सकता है, जैसे ईवी है, ग्रीन एनर्जी है, जिसका हमें पता नहीं है कि दीज सेक्टर्स विल वर्क और नॉट. बट कोर में आई कीप प्रूवन सेक्टर्स, 5 मेजर सेक्टर्स. वन विल बी कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल्स, टेक्नोलॉजी, and then chemical, pharma, hospital, वो पूरा diagnostic वाला bucket, and financial, which is your AMCs, banks, NBFC, everything. Because these 5 sector have a history of creating most multi-baggers. They have good amount of competitive advantage and so on and so forth. So ये हो गया equity side of 60% how I bifurcate. Then apart from that, around 10% exposure I have in fixed income, but because I'm in a ultra high tax bracket, I don't go with FD or anything like that. Most of my fixed income through my family portfolio is my mother's senior citizen saving scheme. Then PPF account we have for all our family members, Sukanya Samruddhi Yojana, all those things, because that is broadly tax free. So I don't want to put money into tax because वो 7% से after tax मेरा 4.5% ही बच जाएगा, तो मैं inflation भी beat नहीं करूँगा. And then 10% is broadly, 10 to 12% is broadly real estate. There also I bifurcate residential, commercial, land, everything is more like a bifurcated. And then around 5 to 7% is gold and silver. And that also I do both, like some physical and some into digital format. Crypto I don't do because India still there is tax uncertainty. So I forgot to mention in equities also I diversify part of it into foreign markets. Okay. So I do 10% of FANG or US passive exposure. That I do like पहले कोटक का Nasdaq 100 open था, उसका ceiling hit हो गया, पहले उसमें था. फिर now some other fund of funds are available. Direct Nasdaq तो available अभी नहीं है. But I do passively through mutual funds in that. I don't want to again research US stocks and add a layer of complexity. But that also is a good tool available these days. Yes. And small portion, even Hang Seng, there are ETFs and funds available. तो वो China exposure भी किसी को करना है. That is also a good thing to do. और क्या क्या चीज़ें होती हैं टेक्निकल में एंड फंडामेंटल में जो आपको फॉलो करनी चाहिए while selecting your stock or sectors? Perfect. So I follow a framework called machine framework, being a mechanical engineer. So by the way, I started my journey as a mechanical engineer. ये हमें नहीं पता चला था. Okay. So I am a mechanical engineer at core, and then ये सब चमाटे खाई मार्केट से, उसके बाद थोड़ा लगा कि सीखना चाहिए, उसके बाद formally I learned markets, but at heart still I am a mechanical engineer. तो काफ़ी सारा mind process वैसे होता है. This is very interesting. मैंने अक्सर देखा है हर एक इंजीनियर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है जब वो इंजीनियरिंग छोड़ के बाहर निकलते हैं. यस तो मतलब तो ऐसा बिकॉज ऑफ माई मैकेनिकल इंजीनियर बैकग्राउंड मैंने एक फॉर्मूला बनाया विच आई कॉल मशीन. ओके, एंड आई ऑल्सो लव दिस मूवी 3 Idiots. तो उसमें भी एक वो डायलॉग आता है कि मशीन क्या है, उसको वो रांचो को उठाता है और उसको फिर बाहर निकाल देता है, एंड देन ही कम्स बैक अगेन सेइंग एंटायर डायलॉग. मशीन फ्रेमवर्क व्हाट आई डू इज M स्टैंड्स फॉर मेगा ट्रेंड. बेसिकली ऐसी कंपनीज आप लॉन्ग टर्म के लिए चूज करो कि जिसका कोई बड़ा टेलविंड है. जैसे if we see EV is a big mega trend,
फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इज़ अ बिग मेगा ट्रेंड, वो हो ही रहा है, डे बाय डे जीएसटी आ रहा है, इकोनॉमी फॉर्मल हो रही है, टैक्स स्लैब्स बढ़ रहे हैं, तो मोर एंड मोर वाइट इनकम विल कम इन. डिजिटलाइजेशन इज़ अ मेगा ट्रेंड, हम जो कर रहे हैं दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन. डीमैट्स आ गए इतने सारे, अब केवाईसी भी आपको फॉर्म से नहीं करनी पड़ती है, लैंड रिकॉर्ड्स भी होने लगे हैसल डिजिटलाइज. फ्री जर्नी है बिल्कुल. कल जाके डिग्रीज भी डिजिटलाइज हो जाएगी, आप एक क्यूआर कोड स्कैन करो एंड यू कैन एक्चुअली नो व्हाट दिस पर्सन डिग्री आर एंड आर देयर ऑथेंटिक और नॉट, राइट. सो ऐसे मेगा ट्रेंड्स पकड़ो ताकि आपका कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म तक होता जाए. मतलब आप सोचो कि आपने CDSL IPO के टाइम पे उठा लिया होता, अभी 20x हो गया एंड स्टिल दैट इज कंपाउंडिंग. अगेन नॉट लाइक अ रिकमेंडेशन बट just an example of Growth connecting of the a dots of company. digitalization and financialization, right? So if we can have such big sectors, तो आपको क्या है कि reinvestment risk नहीं, कि हर साल सोचना नहीं पड़ेगा अब मैं किस में डालूं. आपका कोई set of companies are working for a very long term. A is action, which is where there is some kind of demand in that sector or that company. Like there is some action from institution, कि कोई institution उसमें interest हो रहा है, या promoter buying कर रहा है, या फिर वो sector में कुछ changes हुआ है which is making that sector very interesting, like how defense changed in 2022. And also some kind of strength that is on the technical side, कि अगर कोई stock 52 week high मार रहा है जब market नया लो मार रहा है, is something happening there because there is some demand out there. And there I use some of the indicators, since you asked about technicals also. So I use first price action. I have developed my own screening called Ride Winners, which I use, ridewinners.com. आपने नाम काफी इंटरेस्टिंग रखा है. हाँ, Ride Winners, and that has changed my life actually. Riding the winners, I'll talk more about it later probably, which will be more on the allocation side we can discuss. So action is that strength and where demand is there. C is competitive advantage, कि आपकी कंपनी में ऐसा क्या डिफरेंट है कि आप जोमेटो में इन्वेस्ट कर रहे हो या टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या आप एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट योर कंपनी कि कंपटीशन कल जाके आपको किल नहीं करेगा. बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट. मेरे ऑफिस के सामने ही एक कैफे खुला था विच गॉट वेरी पॉपुलर. उसमें बहुत भीड़ लगने लगी, काफी सारे कस्टमर आने लगे, 4 बाजू की शॉप खाली थी, तो उनको लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया धंधा है. बाजू में दूसरा एक फ्रेंचाइजी किसी ने खोल दिया, वहाँ भी कैफे शुरू हो गया. उसके बाद वो भी चलने लगा, तो तीसरे बंदे ने सोचा मैं भी यहाँ डाल देता हूँ. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज द एंटायर 5 शॉप्स, इट्स ऑल ईटरी, और सब लोग अभी हवा खा रहे हैं क्योंकि किसी का भी प्रॉफिटेबिलिटी बन नहीं रहा है. इनफैक्ट 2-3 guys इवन क्लोज द शॉप. Why that happens? Because there is no differentiation. मुझे वड़ा पाव खाना है, 5 शॉप में सेम मिल रहा है, मुझे चाय पीनी है 5 शॉप में सेम मिल रही है. Then as a customer I want a better service for the same price or lesser price. तो मेरा margin squeeze हो जाएगा, मेरा profitability squeeze हो जाएगा, and that happens all the time in businesses, right? So how we can find a company which is something very different, या तो ब्रांड है उसमें, या तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, कुछ यूएसपी है जिससे वो कस्टमर उसको पे भी हाई करेगा, उसका रिटर्न भी अच्छा बनेगा, एंड द कंपटीशन विल स्टिल नॉट टच इट, right? So that we have to look for in the company. H is high ROC, which is again tied back to the same thing, high returns on capital which you are putting. कि ultimately आप business में invest कर रहे हो, तो वो business भी अच्छा return बनाना ज़रूरी है उनको भी, और एज ए इन्वेस्टर आपको भी रिटर्न बनाना जरूरी है. इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी हुज ROI itself is less than FD rate, तो आप एज एन इन्वेस्टर कैसे बनाओगे पैसे उसमें, राइट? फिर I is any kind of improvement. तो कंपनी अपना स्ट्रैटेजी कैसे इंप्रूव कर रहा है, प्रोडक्ट कैसे इंप्रूव कर रहा है, हाउ दे आर गेटिंग नेक्स्ट लेवल, एफिशिएंसी कैसे बढ़ा रहा है, ऑल दोज इंप्रूवमेंट एरियाज. N is something new, because companies can only grow when they get into new product. कोई नए जोग्राफी में एक्सपांड कर रहा है, लाइक जैसे मैकडी का एग्जांपल आप सोचो, तो मैकडी यूएस का ब्रांड है बट अभी पूरे वर्ल्ड में उसकी स्टोर्स है, फ्रेंचाइजी है, तो दे वेंट इनटू न्यू जोग्राफीज. आप एप्पल देखो, दे स्टार्टेड विथ आईफोन्स एंड देन दे वेंट इनटू मल्टीपल अदर थिंग्स. पहले वो उनका पॉडकास्ट का भी वो आता था, सो दे वेंट इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड देन नाउ दे बिल्ट एंटायर इकोसिस्टम. तो आप न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू जोग्राफी, समटाइम्स न्यू मैनेजमेंट कैन डू वंडर्स. तो कोई M&A होता है, नया मैनेजमेंट उसको टेक ओवर करता है. फॉर एग्जांपल रिसेंटली देयर वाज अ टेक ओवर बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑफ अ कंपनी कॉल्ड SML Isuzu. So that was a loss making company. A good promoter buying it can change the fortune of it, right? So those kind of things what is happening in the company. And सबसे important जो है वो एग्जीक्यूशन. प्रमोटर वो धंधे को कैसे चला रहा है. अगर प्रमोटर ही थका हुआ है, वो ही एग्रेसिव नहीं है,
तो आप कितना भी अच्छा बिजनेस लेके बैठे हो, वो एग्जीक्यूशन होना ही नहीं वाला। तो हाउ दैट प्रमोटर इज एग्जीक्यूटिंग दोज अर्निंग्स ग्रोथ ट्रिगर, और उसकी उसमें स्किन इन द गेम है कितनी है, प्रमोटर का होल्डिंग कैसा है, उसका कोई प्लेज्ड है कि नहीं, उसका कोई रिलेटेड पार्टी बिजनेस नहीं है कि नहीं, आर दे फजिंग द नंबर्स, ऑल दोज थिंग्स कम इनटू एग्जीक्यूशन। तो ये पूरा फ्रेमवर्क आप जोड़ते हो तो वी गेट अ कंपनी विच कैन पोटेंशियली कंपाउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड इसके साथ टेक्निकल्स में वी सी समथिंग कॉल्ड अ स्टेज 2. स्टेज 2 is basically when all these triggers are in place and that वो earnings का momentum बनना शुरू हो गया, where year after year they are making good earnings. For example, if you see Eicher Motors back then in 2009 when they launched that Royal Enfield Classic, तो 6-7 साल तक हर साल 30-40% से ग्रो कर रहे थे। आप देखो जूडियो स्टोर का रिसेंट लाइक लास्ट 3-4 years का एग्जाम्पल, राइट, जूडियो वॉज ग्रोइंग लाइक क्रेजी, क्वार्टरली 40-50% ग्रो हो रहा है। आप अभी एनवीडिया का देखो लास्ट 2-3 years में बिकॉज ऑफ AI Crazy. क्वार्टरली 100% ग्रोथ कर रहा है, क्वार्टरली, राइट। एंड नो वंडर व्हाई द शेयर प्राइस इज नॉट गोइंग अप। ऑफ कोर्स इट कम्स विद अ रिस्क दैट व्हेन द ग्रोथ गोज अवे, if the valuation goes to the roof, there could be correction in those stocks also. But the idea is the stock will grow only if there is a earnings momentum. Earning is like the cradle for markets, right? Earnings, जैसे किसी ने अच्छा बोला था कि मार्केट अर्निंग्स की दीवानी होती है। अगर अर्निंग्स आप दोगे तो मार्केट बहुत खुश हो जाएगा, राइट। अर्निंग्स विद अ गुड ROC के रिटर्न्स ऑन कैपिटल इज ऑल्सो गुड. So how to find those stage 2 companies where there is some kind of earnings growth and at the same time there is a technical momentum which is also there. So that is what we focus on the technical side कि जब वो एक consolidation band से एक breakout देके they go into the earnings growth as well as price momentum will also occur simultaneously or sometimes before the earnings comes in. कि आपने जो 2 बुक्स लिखी हैं उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि आपने किस माइंडसेट के साथ उन्हें लिखा है, क्या टॉपिक्स आपने कवर किए हैं, और एज अ रिटेल इन्वेस्टर कोई भी अगर एक यंग ट्रेडर इन्वेस्टर उन बुक्स को पढ़ता है Yeah. तो उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्या सीख सकते हो? Yeah. So पहला book था that is called You Can Compound, and that book I consider like my entire summarization of what I wanted to practice and refine in my game. तो मैंने right from this machine formula उसके मतलब एक फर्स्ट पार्ट इज ऑल चैप्टर्स ऑन ब्रेकअप ऑफ दिस मशीन. तो Okay. मैंने जो समरी दिया जो आपने पॉडकास्ट में बताया उसका उसमें, पूरा डिटेल कैसे ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है, व्हाट इज द प्रोसेस दैट आई हैव कवर्ड. सेकेंड पार्ट इज ऑल अबाउट केस स्टडीज ऑन एलोकेशन एंड यू नो हाउ टू एक्चुअली थिंक अबाउट एलोकेशन, व्हाट फ्रेमवर्क टू यूज. एसेट एलोकेशन का कवर किया है. सो दैट एंटायर बुक इज मोर लाइक अ एंड टू एंड समरी ऑफ व्हाट आई वांटेड टू practice and continue to refine in my game. That is for investor as well as trader will find a joy into it. And being a mechanical engineer again, you know, I like to simplify things like how I simplified machine framework. तो वो पूरी स्टोरीफाइड वे है. तो उसमें एक रॉकिंग रंजीता का कैरेक्टर है और फिर उसके दोस्त है और फिर वो इंटरेक्शन करते हैं, वैसे पूरी बुक स्टार्ट होती है. एंड देन इट गोज ऑल द वे अप टू रिस्क मैनेजमेंट एंड बियॉन्ड money also, like how to compound in all areas of life. So that was more when COVID was there. I always wanted to write a book. तब एकदम डिप्रेसिव माहौल था, तब भी आई चोज कि विक्टिम माइंडसेट नहीं विनर माइंडसेट करो. तो एक साल रादर देन गेटिंग डिप्रेस्ड, व्हाई नॉट डू समथिंग विच यू ऑलवेज वांटेड टू डू इन योर लाइफ. तो हर रोज मैं मेरी बालकनी में बैठ के, इट वाज ब्यूटीफुल व्यू, लाइक फुल लेक के सामने ही मेरा अपार्टमेंट था वहाँ पे बेंगलोर में. तो इट वॉज लाइक फुल कोकोनट ट्रीज लेक व्यू. मॉर्निंग में बैठ के आई यूज टू राइट दैट बुक. इट टुक मी गुड 6 months टू राइट इट, बट आई पोर्ड माई हार्ट इन टू इट कि भाई जितना भी मुझे ब्रॉडली लगता था कि मेरा एक कोई अच्छे इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए, बिकॉज आई हैव मेड सो मेनी मिस्टेक्स इन माई लाइफ, राइट. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट अदर पीपल्स डोंट मेक दैट मिस्टेक. सो दैट इज ब्रॉडली मोर लाइक अ end-to-end encyclopedia of investing frameworks. And then action was more of my
earlier days when I made a lot of mistakes in my personal finance journey, right, and my family members did some of the mistakes. तो मुझे लगता था कि यार कहीं ना कहीं हम लोग इन्वेस्टिंग पे इतना फोकस कर रहे हैं, बट पर्सनल फाइनेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन. सो एक्शन इज अगेन एक्रोनिम ऑफ अ पर्सनल finance process. So A is like assess your income and liabilities and assets and all those things. C is, create a plan for your financial journey. So financial plan, how to create and how to start. Then T is, take action and create your entire asset allocation, and all those nuts and bolts are there. Then I is, start investing into different asset classes. O is optimize your portfolio. So portfolio optimization हमने उसमें cover किया है. We have covered how to do rebalancing of your portfolio, how to do rebalancing of your asset allocation. And N is more like navigate, like as an investor or as a person, how to navigate in this journey of financial world. तो उसमें काफ़ी सारे रेफरेंसेस, अच्छे ब्लॉग्स, ऑल दोज थिंग्स वी हैव डन. सो दैट वाज अगेन थैंक्स टू पेंगुइन. सो पेंगुइन पब्लिश्ड दैट बुक, एंड पेंगुइन एक्चुअली टोल्ड दैट ऐसा कोई बुक ज़्यादा मार्केट में नहीं है, बाहर के ऑथर काफ़ी सारा लिख लेते हैं, इंडियन ऑथर्स की कमी है, तो व्हाई नॉट यू राइट इट. सो दैट वाज थैंक्स टू पेंगुइन वी रोट इट. And that again, we wrote around 6 to 8 months लगे, उसमें भी काफ़ी research किया. But that book is very different from the first one, because first one has case study of investing. The second book has case study of real people, scenarios of real people. So every section has like 4 to 5 case studies. In total, we have more than 20-30 case studies throughout the book. कि उसकी ये जर्नी थी, ये IT engineer था, उसने ये किया, ये किया, ये किया, उसके बाद उसने ये किया. So that, lot of people in different streams of life, they can relate it. So that was a very unique way we wrote that book. कि यार ऐसे लोगों को अपनी, और Indian audience is very different, right? People write a book in context of US and UK and all those, but वहाँ की life, वहाँ के challenges, वहाँ की financial struggles is very different from what we encounter in India, right? So I thought, why not to give a Indian तड़का flavor to it, कि उससे सब लोग उसको रिलेट कर पाए, एंड डिफरेंट एज ग्रुप कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट इट. सो दैट वॉज मोर टू इंस्पायर Indian audience, and both of those books went bestseller in the first day itself. We have first day itself, both books, more than 10,000 copies got sold. We were waiting for it somehow. So yeah, that was amazing, and this more like a passion project. I don't earn anything from books as such. It's like tiny royalty, which anyways, I reinvest back. But it's more like a passion project कि यार कहीं ना कहीं एक affordable price में लोगों तक कुछ अच्छा पहुँचे. That was the, effort for that. ग्रेट ग्रेट विवेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और ये सारी इन्फॉर्मेशन एंड जो टेक्नो फंडा कॉन्सेप्ट है आपने जिस तरीके से समझाया है, आई एम श्योर जब हमारे ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो उन्हें बहुत क्लैरिटी मिलेगी इस कॉन्सेप्ट को लेकर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आइडियाज़ आपने खुद के लिए और हमारे लिए क्रिएट कर रखे हैं, उन सबको भी समझ के उन्हें बहुत कुछ समझ में आएगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट, एंड जो स्पेशली काफ़ी बोला भी जाता है कि इट्स अ वेरी ट्रेड बोरिंग थिंग. लोग मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ट्रेड नहीं करना चाहते, कि बहुत बोरिंग है. लेकिन जब वो आपको सुनेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि किस तरह से इसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, और उसमें भी आप लंबे समय तक बने रह सकते हैं और सीख सकते हैं. तो द बुलिश माइंड्स के शो में आने के लिए विवेक बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. एंड लास्ट मैसेज विच आई वांट टू गिव इज कि हम लोग काफ़ी बार है ना, मतलब ये सब पॉडकास्ट भी हम करते हैं, एंड लॉट ऑफ अस हु आर इन द मार्केट वी कीप इंस्पायरिंग पीपल और इन्वेस्टिंग, बट वन मैसेज विच आई वांट टू गिव ऑल ऑफ यू इज compound in all areas of your life, right? So investing is a tool. पैसा बनाओ, that is one thing, बट बाकी सारी चीज़ों पे भी फोकस करो. हेल्थ को भी कंपाउंड करो, वेल्थ को भी कंपाउंड करो, रिलेशनशिप को भी कंपाउंड करो, एन्जॉय योर लाइफ, एंड ऑल्सो स्पेंड टाइम वेयर यू वांट योर मी टाइम, राइट? बिकॉज काफ़ी बार ये सब कॉम्प्लेक्सिटी में हम लाइफ जीना भूल जाते हैं. तो प्लीज़ डू दैट, राइट? बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दैट इज़ वाई वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स. या, सो दैट इज़ कंपाउंड इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ. दैट इज़ द की मैसेज विच आई वॉन्ट टू गिव ऑल ऑफ यू. या, दैट्स इट. थैंक यू सो मच अगेन फॉर हैविंग मी हियर. इट वॉज वंडरफुल टू again interact, and you brought out a lot of amazing insights out of me. So yeah, always grateful for what you are doing as a this project of YouTube, and as a company also, a lot of lives getting transformed. So thank you for doing that. Thank you.
तो बुलिश माइंड्स में आज के लिए इतना ही। इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर सुनिए, और अगर कोई क्वेरीज हैं आपके, आप कुछ और पूछना है, समझना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन पर आके हमसे ज़रूर पूछिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय। आई एम योर होस्ट इंदु चौधरी। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.